हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज है दूसरा दिन हमारे आखिरी मौके का। आज है हमारी बिजनेस का पहले चैप्टर का वन शॉट लेक्चर। सो इस आखिरी मौके पे, इस आखिरी टाइम पे हम एसआरसीसी ग्रेजुएट्स तुम्हारे लिए लाए हैं एक आखिरी मौका अपना पूरा सिलेबस इन डेप्थ कवर करने के लिए। ठीक है, तो हम डेली बेसिस पर 20 दिन तुम्हारे लिए डालने वाले वन शॉट लेक्चर्स, अकाउंट्स का भी, इको का भी, बिजनेस का भी। सो सबसे पहले तो जाके कमेंट सेक्शन में लिखो तुम्हारा डे नंबर 2, तुम्हारा नाम और तुम्हारी प्रेजेंस, और उसके बाद कर लो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ये वाले 20 दिन तो सिलेबस पूरा कवर करना ही है, पूरी सीरीज फॉलो करनी ही है, पर अगला पूरा साल हमारे साथ तुम्हें करनी है इन डेप्थ डिटेल्ड स्टडी। शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को एक प्रॉमिस के साथ कि 20 दिन में तुम पूरा सिलेबस हमारे साथ कवर करोगे। सबसे पहले हमारे पास आता है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा डेप्थ में मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगी क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में कवर नहीं होता या इंपॉर्टेंट नहीं होता, पेपर में नहीं पूछा जाता। पर फिर भी मैंने सोचा थोड़ा सा मैं कवर करवा दूं ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाए कि इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हमारी मेजरली पुराने टाइम में, ब्रिटिशर्स के टाइम पे या उससे भी पहले टाइम पे, इंडिपेंडेंस से पहले के टाइम पे हमारा ट्रेड कैसे होता था, ये हम पढ़ते हैं हमारी हिस्ट्री में। ठीक है, तो हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले था कि उस टाइम पे हमारा बैंकिंग सिस्टम कैसा था, इंडिजिनस पुराने समय का जो हमारा बैंकिंग सिस्टम था। ठीक है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स यूज होते थे जैसे कि हंडी, चिट्ठी। दे वर मेन डॉक्यूमेंट्स विच वर यूज्ड फॉर कैरिंग आउट ट्रांजैक्शंस इन विच मनी पास फ्रॉम हैंड टू हैंड। देखो जैसे आज की डेट में होता है ना कि हमें क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, या फिर हम आज की डेट में एनईएफटी ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक ट्रांसफर करते हैं। उस टाइम पे जो ट्रांजैक्शंस होती थी, जैसे आज हम कार्ड्स, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, ये सब कुछ नाम देते हैं, उस टाइम पे जो ट्रांजैक्शन होती थी वो कुछ डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होते थे, जिन डॉक्यूमेंट्स का ये दो नाम हमारे पास है जो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स जो है किसी दूसरे को देते हो, दैट वाज कंसीडर्ड अ काइंड ऑफ मनी एक्सचेंज। ठीक है, फिर हमारे बीच में इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन थे, देखो हमारे कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कि होलसेल और रिटेल ट्रेड करते थे। आज के डेट में जैसे होता है कि एक प्रोड्यूसर है, वो एक होलसेलर को सामान देगा, होलसेलर छोटे छोटे रिटेलर्स को उनकी दुकान पे जाके सामान देगा, जो दुकानें हमारे घर के आसपास होती हैं। उस टाइम पर भी कमीशन एजेंट्स होते थे, ब्रोकर होते थे, जो कि होलसेलर और रिटेलर वाला काम ही करते थे। इनको जगत सेठ भी बोला जाता था, जगत सेठ होते थे, वो भी आए और वो भी इंटरमीडिएरीज की तरह काम करने लगे। टेक्निकली होलसेलर्स थे जैसे, उन्हीं को एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ होलसेलर्स को हमने जैसे जगत सेठ बोल दिया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, हमारा ट्रांसपोर्ट कैसे होता था, मैरीटाइम ट्रेड। सिंपल भाषा में बोला जाए तो पानी के थ्रू हम एक देश से दूसरे देश के साथ ट्रेड उस टाइम भी करते थे, आज भी करते हैं। ठीक है, ट्रेड वाज मेंटेन्ड बाय लैंड से भी होता था, पानी से भी होता था। मैरीटाइम ट्रेड जो कि पानी से दूर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड होता है अलग अलग देशों के बीच में। ठीक है, ये सब कुछ उस टाइम पे ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क पूरा अपना था। ऐसा नहीं है कि आजकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लग गया, पहले भी वाया वाटर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रेडिंग कम्युनिटीज स्ट्रेंथन्ड। अब देखो ट्रेडिंग कम्युनिटीज होती है, जैसे आज के डेट में भी होता है ना, हम बोलते कि अरे बनिया है, बनिया तो मतलब बिजनेसमैन ही होगा, इसके पास तो बहुत पैसा होगा, इसकी तो दुकान होगी, ये तो सेठ होंगे, तो लाला होंगे। हम बोलते ना कुछ एक वर्ड जैसे हम यूज करते हैं ना, अरे लाला है तू, अरे तू तो सेठ है ना, अरे बनिया है तो बिजनेस होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। सिमिलरली उस टाइम पे भी कोई ना कोई कम्युनिटीज तो ऐसी रही होंगी जो बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व होंगी, तो उनका क्या नाम था हम ये पढ़ेंगे। तो पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट्स थे, वो हैंडल करते थे बिजनेस को नॉर्दर्न रीजन में। नॉर्थ में अपना पंजाब है तो नॉर्थ में पंजाबी और मुल्तानी लोग होते थे जो बिजनेस करते थे। भट्ट्स होते थे जो गुजरात में बिजनेस करते थे और राजस्थान में बिजनेस करते थे। महाजन होते थे जो वेस्ट में बिजनेस करते थे, और छठ होते थे जो साउथ में बिजनेस करते थे। अगेन जैसे मैं कह रही हूँ बेटा कि हम जैसे बोल देते हैं अरे बनिया है तो बिजनेस करता होगा, तो बेसिकली जो एक कोई कम्युनिटी के लोग बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, हर जगह अपना इंडिया बहुत डाइवर्स है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है, तो हर रीजन में अलग अलग कम्युनिटी के लोग होते थे जो बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे। उन कम्युनिटीज के नाम है, अगेन आपको याद करने पड़ेंगे अगर आपके सिलेबस में आ रहे थे। ठीक है,
मर्चेंट कॉर्पोरेशंस भी आई अपनी, ठीक है। दीज कॉर्पोरेशंस ऑर्गेनाइज्ड ऑन फॉर्मल बेसिस फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स ऑफ मेंबरशिप। जैसे कि होती है ना कि अगर एक मार्केट है जिसमें सारे कपड़े के दुकानदार हैं, तो वो सारे कपड़े के दुकानदार मिलकर अपनी खुद की एक यूनियन बना लेते हैं, ट्रेड यूनियन बना लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप तारक मेहता में भी देखते थे, जेठालाल बहुत बार जाता था ट्रेड यूनियन की मीटिंग्स में जाता था, है ना। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि ऐसे जो अपने जो लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो मिलके अपनी जो है कॉर्पोरेशंस बना लेते थे, जिनके कुछ मेंबरशिप के रूल्स होते थे कि जैसे अगर जेठालाल ने कोई रूल तोड़ दिया तो सभी लोग मिलके उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल बेसिस पर होता था। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इनका होता था, जो कि इवन किंग्स को भी मानना पड़ता था। इवन किंग्स जो थे उनको भी इनके आगे झुकना पड़ता था, क्योंकि ये लोग इतने बड़े पावरफुल बिजनेसमैन होते थे, ठीक है। मेजर ट्रेड सेंटर अपने कौन से थे? देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ टाउन्स, पोर्ट टाउन्स, ऐसे भी टाउन्स है जहाँ पे पोर्ट हुआ करते थे, ठीक है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी। मर्केंटाइल टाउन, जहाँ पे खरीद बेच होती थी। सेक्रेड सेंटर्स, पिलग्रिमेज टाउन्स, हर तरीके के टाउन्स थे। अलग अलग जगह की अलग अलग अपनी खासियत थी। कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी, कहीं पे खरीद बेच होती थी, कहीं पे दूसरे देशों के साथ पानी के थ्रू ट्रेड होता था, कहीं पे रिलीजियसली लोग ज्यादा रिलीजन में फॉलो करते थे, रिलीजन के उसमें होते थे, ठीक है, कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस में होते थे। तो हर एक टाउन, हर तरीके का टाउन हमारा था। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ आजकल आया है, पहले भी होता था। तो आपको ये सब चीजें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। हम क्या एक्सपोर्ट करते थे, क्या इंपोर्ट करते थे, अगेन यू हैव टू लर्न। जैसे हमने बोला हुंडी और चिट्ठी हमारे डॉक्यूमेंट्स थे जो बैंकिंग सिस्टम में यूज होते थे। फिर भट्ट्स और महाजन्स, और हमने पंजाबी मुल्तानी लोग, इन सब के बारे में पढ़ा, वो याद करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली इंपोर्ट क्या करते थे, एक्सपोर्ट क्या करते थे, तुम देख सकते हो, वो भी याद करना पड़ेगा। हम स्पाइसेस के लिए दुनिया भर में फेमस थे। इंडिया की जो स्पाइसेस है दुनिया भर में फेमस थी, बहुत ज्यादा अच्छी थी। व्हीट, शुगर, इंडिगो, ओपियम, सीसम ऑयल, कॉटन, पैरेट, ये सब चीजें जो है हम एक्सपोर्ट किया करते थे, ठीक है। और ये सब चीजें जो है हम इंपोर्ट किया करते थे। एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स, लिनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब कुछ हम जो है उस टाइम पे भी इंपोर्ट किया करते थे, ठीक है। चलो आगे, अब ये हो गया हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट। अब आगे चलते हैं बिजनेस पे, ठीक है, विच इज पार्ट नंबर 2 हमारे चैप्टर का। हिस्ट्री का छोटा सा ही है, कुछ ज्यादा डिटेल में मैं नहीं गई हूँ, बिकॉज इट्स मोर अबाउट लर्निंग। आई कैन टेल यू बेटा ये डॉक्यूमेंट्स के नाम होते थे, आई कैन एक्सप्लेन उसमें कि भैया ये होता था, बस आपको डॉक्यूमेंट का नाम याद करना है, तो आपको वो थोड़ा सा लर्निंग ज्यादा है। यहाँ से अपनी एक्सप्लेनेशन काफी अच्छे से हमारी आने वाली है। बिजनेस, अब बिजनेस क्या होता है देखो, जो बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल। अब यहाँ पर बेटा मैंने डेफिनेशंस तो लिखी हैं डेफिनेटली, पर उसमें भी कुछ एक वर्ड्स मैंने ग्रीन करे हुए, मतलब डिफरेंट कलर से हाईलाइट या बोल्ड इटैलिक करे हुए, अंडरलाइन करे हुए हैं। वो मैंने इसलिए करे हैं सो दैट तुम्हें ध्यान रहे कि ये जो अक्षर हैं बीच में से, ये अक्षर गलती से भी भूलने नहीं है। दीज वर्ड्स विल मेक योर डेफिनेशन द राइट काइंड ऑफ डेफिनेशन। अगर इन वर्ड्स को तुम यहाँ पे नहीं लिख रहे हो तो तुम्हारी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी इन वर्ड्स के बिना। और अगर इन वर्ड्स को याद कर लिया, आगे पीछे वाला थोड़ा बहुत अपने आप लिख सकते हो, तुम्हारी डेफिनेशन बन जाएगी। तो जितने भी ऐसे मैं हर पेज पे मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया है, उनको प्लीज ध्यान से याद करना है, ठीक है। और जब भी मैं कोई डेफिनेशन पढ़ूं, प्लीज मेरे साथ साथ डेफिनेशन को रीड करना है। तो business refers to an occupation in which people regularly engage in the activities related to the purchase, production, sale of goods and services with a view to earning profit। अब क्या बोला गया, बिजनेस एक ऐसा चीज है जिसमें हम लोग रेगुलरली एंगेज करते हैं। अगर मैं एक दिन आपको पढ़ा दूं और बोलूं कि अरे मैं तो टीचर हूं, मैं तो पढ़ाने का बिजनेस करती हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे रेगुलरली आपको पढ़ाना पड़ेगा, पूरा सिलेबस कराना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके मैं बोलूंगी कि हाँ मैं टीचर हूँ। अगर एक दिन ऐसे खुशी खुशी में पढ़ा दिया, दैट्स नॉट माई बिजनेस, ठीक है। मुझे या तो कुछ परचेज करके सेल करना पड़ेगा या खुद से कुछ प्रोड्यूस करके सेल करना पड़ेगा। जो परचेज करके सेल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिटेलर। वो खुद से कुछ नहीं बनाता, ठीक है। या फिर होलसेलर भी होते हैं, वो खुद से कुछ नहीं बनाते, वो प्रोड्यूसर से खरीदते हैं और आगे बेचते हैं। लेकिन जो प्रोडक्शन करता है वो कौन होता है, वो होता है हमारा प्रोड्यूसर। ये अपनी खुद की फैक्ट्रीज लगाता है, ठीक है, शहर से बाहर कहीं पे, और वहां पे सामान बनाता है, सामान बना के इन लोगों को देता है, फिर ये लोग फाइनल कस्टमर तक सामान पहुंचाते हैं। तो आपको या तो कुछ परचेज करो प्रोड्यूसर से और फिर उसको कस्टमर को बेचो,
या खुद से कुछ प्रोड्यूस करो और उसको आगे बेचो, पर खरीदना भी पड़ेगा, बेचना भी पड़ेगा, प्रोड्यूस करके बेचना पड़ेगा, ठीक है। अब या तो परचेज करके बेचो या प्रोड्यूस करके बेचो, बेचना तो पड़ेगा। अगर मैंने कोई चीज बनाई और उसको अपने घर में ही यूज कर ली, घर पे होता है ना, बहुत बार घर पे ही सिलाई बुनाई करके कपड़े बना लेते हैं, अगर मैंने सिलाई बुनाई करके कपड़ा बाजार में बेचा तो वो मेरा बिजनेस है। अगर सिलाई बुनाई करके मैंने प्रोडक्शन तो करी, सिलाई बुनाई करके कपड़ा कुछ बनाया, शर्ट बनाई, अगर उसको घर में ही स्वेटर को डाल लिया, वो बिजनेस नहीं है। तो बेचना तो पड़ेगा, ठीक है। क्या बेचोगे? या तो कोई टैंजिबल गुड्स बेचोगे, टैंजिबल होती है गुड्स, ठीक है, जो देख सकते हो, टच कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, या तो कुछ सर्विसेज को बेचोगे। सर्विस मतलब जैसे टीचर, टीचर की सर्विस है, यहाँ पे मैं कोई सामान नहीं बेच रही हूँ, मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ आपको। तो या तो कोई गुड्स या तो कोई सर्विसेज, दोनों में से कोई एक चीज तो बेचोगे, बेचनी पड़ेगी, ठीक है। और ये सब कुछ क्यों करोगे? ताकि तुम प्रॉफिट कमा सको, इसलिए करोगे। अगर बेटा जी मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ या अपनी गुड्स दे रही हूँ इस मोटिव से कि मैं सोसाइटी का भला करना चाहती हूँ, मैं लोगों का भला करना चाहती हूँ, तो वो मेरा बिजनेस नहीं है, उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे, उसको हम नॉन बिजनेस एक्टिविटी होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हमारी होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनका मोटिव ही नहीं होता। जो जिसका मोटिव नहीं है प्रॉफिट कमाना, ऐसे भी होते हैं, ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एनजीओ सुनिए ना आपने, एनजीओ का काम यही होता है कि वो प्रॉफिट नहीं कमाएंगी, ठीक है, वो बिजनेस नहीं करेंगी। तो जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो खरीद के कुछ बेच रही है, बना के बेच रही है, गुड्स बेच रही है, सर्विसेज बेच रही है, पर वो प्रॉफिट के लिए नहीं कर रही है ये सब, ऐसी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलेंगे। बिजनेस उसी को बोला जाएगा जो ये सब कुछ कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर आप खुद को एक बिजनेस बोलते हो तो आपको प्रॉफिट के लिए काम करना पड़ेगा। फिर आप दुनिया को ये मत बोला, अरे मैं तो प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा, देखो मैं तो सस्ते में बेच रहा हूँ। भैया तू सस्ते में भी बेच रहा है पर तू प्रॉफिट के लिए कर रहा है, ठीक है। तुम चाहे 1000 रुपए का कोर्स बेचो या 10,000 का कोर्स बेचो, अगर तुम कहते हो कि हाँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि तुम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो। जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता उसको बिजनेस नहीं बोला जाता, बात खत्म, ठीक है जी। तो रेगुलर बेसिस पे परचेज या प्रोड्यूस करके सेल करो, या गुड्स की या सर्विसेज की, और ये सब करो प्रॉफिट के लिए। एक चीज और याद रखना, जरूरी नहीं है कि तुम्हें प्रॉफिट हो, लॉसेस भी हो सकते हैं। हमने सुना है ना बिजनेस में लॉस होता है, मैं नहीं कह रही हूँ कि प्रॉफिट होगा, हो सकता है लॉस भी हो, पर मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा फाइनल गोल होना चाहिए कि मैं आज नहीं तो कल प्रॉफिट कमाऊंगा। आज लॉस हो रहा है, 2 महीने बाद प्रॉफिट होगा, 2 साल बाद प्रॉफिट होगा, पर मेरा अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो मैंने लिखा भी हुआ है, लर्न ऑल द अंडरलाइंड वर्ड्स। जो मेरे ये नोट्स हैं, मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। अब एक्टिविटीज दो तरीके की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जो हम अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए कर रहे हैं, जो हम अपने रोटी कपड़े के लिए कर रहे हैं, अपना घर चलाने के लिए कर रहे हैं। एवरी वन ऑन दिस अर्थ हैज टू डू इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर कोई को, हर किसी को अपना घर चलाने के लिए काम करना पड़ेगा। एवरीवन हैज टू वर्क, ठीक है। इवन इफ बहुत बार ये हो सकता है कि हाउसवाइफ नहीं काम कर रही, हम ऐसा बोलते हैं, पर जी नहीं, हाउसवाइफ भी इसलिए हाउसवाइफ है क्योंकि वो घर का देख रही है और उसको पता है कि मेरा पति जाके पैसा कमा के लाएगा। अगर पति पैसा नहीं कमाता तो वुमेन हैज टू वर्क, ठीक है। इन एवरी फैमिली समवन और द अदर हैज टू वर्क, ताकि तुम अपना घर का खर्चा उठा सको। सरकार किसी को फ्री में सब कुछ नहीं देने वाली है, ठीक है, सबको काम करना पड़ता है। पैसा कितना भी कमा रहे हो, पर पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ेगा। अगर पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, अगर आप अपने एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक में काम कर रहा है, ठीक है, एक मैनेजर ऑफिस में काम कर रहा है, टीचर स्कूल में पढ़ा रही है, ये सारे पैसे के लिए कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? जो आपने आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, पेट्रियोटिज्म जो आपने करी है, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है, ठीक है। अगर एक हाउसवाइफ घर पे खाना बना रही है, एक बॉय हेल्पिंग ओल्ड मैन क्रॉस द रोड, तो इस सबको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाएगा। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर एक फार्मर अपने घर पे खाना खाने के लिए राइस को उगा रहा है, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी? मुझे बताना, ठीक है। आगे चलते हैं।
इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, हाँ चलो यहाँ पर मैंने जो है चार मैंने पॉइंट्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आउट ऑफ दीज 4 1 2 3 4 लिख कर कि तुम्हें क्या लगता है इनमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होगी. मुझे आप टाइम स्टैम्प के साथ बताना इन द कमेंट सेक्शन. यू हैव टू आंसर इट योरसेल्फ. ठीक है, चलो इसकी हेडिंग गलत है, ये इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक नहीं है, ये है हमारी फीचर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ बिजनेस. बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो फीचर्स हैं बिजनेस के, वो वही सेम टू सेम रहने वाले जो हम ऊपर डेफिनेशन में पढ़ के आए. सबसे पहली चीज, बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है क्योंकि हम उसको पैसा कमाने के लिए करते हैं. एंड आई हैव टोल्ड यू वेरी क्लियरली कि प्रॉफिट के लिए वो करा जाता है. बिना प्रॉफिट के जो काम किया जाता है उसको बिजनेस तो नहीं बोला जाता, उसका कुछ ना कुछ और नाम होगा, बिजनेस नहीं बोला जाएगा उसको. ठीक है, दूसरा, कुछ प्रोड्यूस करो या कुछ परचेज करके गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना. ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, या तो प्रोड्यूस करना या तो परचेज करना गुड्स एंड सर्विसेज को. तीसरा, सेल करना गुड्स एंड सर्विसेज को. ये सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको डेफिनेशन के टाइम पे. फिर रेगुलर बेसिस पे काम करना. ठीक है, अगर मैंने आज एक बार अपना सेकेंड हैंड आईफोन बेचा जस्ट बिकॉज मेरा वो पुराना हो गया था और अब मुझे नया खरीदना है, तो दैट इज नॉट माई बिजनेस. अगर मेरी दुकान है कि मैं हर रोज पुराने आईफोन खरीदती हूँ और लोगों को बेचती हूँ, रिफर्बिश्ड आईफोन्स में बेचती हूँ, तो वो मेरा धंधा होगा, मेरा बिजनेस होगा. पर अगर मैंने आज पुराना आईफोन पड़ा था OLX पे डाल दिया, बेच दिया, दैट इज नॉट माई बिजनेस. तो अगर एक बार किया, दैट्स नॉट योर बिजनेस. रेगुलर बेसिस पे करो. जरूरी नहीं है कि हर रोज करो, मे बी हफ्ते में 1 दिन कर रहे हो, पर रेगुलर करना चाहिए. महीने में 2 दिन कर रहे हो, पर करना है, रेगुलर करना है. ठीक है, वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन 4-5 years, दैट्स नॉट अ बिजनेस. ठीक है, प्रॉफिट के लिए करना है, मैंने बता दिया. अगर आपका मंशा, गोल नहीं है प्रॉफिट कमाना, तो आप खुद को बिजनेस नहीं बोल सकते हो. ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, मैंने ये भी आपको बताया कि बेटा जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, आपको लॉसेस भी हो सकते हैं. आई हैव टोल्ड यू दैट यू कैन गेट लॉसेस. इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा प्रॉफिट ही होगा. प्रॉफिट आपका गोल होना चाहिए. प्रॉफिट होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा, आपने कैसा काम किया, कैसा प्रोडक्ट बनाया, उस पर डिपेंड करेगा. पर आपका गोल होना चाहिए प्रॉफिट. लेकिन किसी ना किसी रीजन से आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, मतलब अनसर्टेनिटी है. अनसर्टेनिटी मतलब कि हमें नहीं पता क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा किसी को नहीं पता. फ्यूचर में मेरी दुकान एक बड़ा बिजनेस बन सकता है, मेरी दुकान ठप हो सकती है, बंद हो सकती है. तो अनसर्टेनिटी है, वी डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा. और क्योंकि हमें फ्यूचर का नहीं पता, इसीलिए बिजनेस में आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क. चाहे आपने बिजनेस में 10 रुपए लगाए हैं या चाहे आपने बिजनेस में 10 करोड़ रुपए लगाए हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर तरीके के बिजनेस में रिस्क होता है. 10 रुपए लगाए हैं तो सिर्फ 10 रुपए के डूबने का रिस्क होगा. 10 करोड़ लगाए हैं तो 10 करोड़ के डूबने का रिस्क होगा. पर रिस्क होगा, रिस्क होगा, ऑलवेज होगा. डजंट मैटर कौन से देश में, कौन से स्टेट में, कौन सी जगह पे बिजनेस कर रहे हो, कौन सी चीज का बिजनेस कर रहे हो, छोटा है या बड़ा है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, हर बिजनेस में रिस्क होगा. जैसे ही तुम बिजनेस का नाम लेते हो उसके साथ 2 चीजें जुड़ के आती है. पहली चीज आती है कि प्रॉफिट, ये बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जा रहा है. और दूसरा नाम आता है रिस्क का, कि जितना ज्यादा तुम प्रॉफिट कमाने का सोचोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा रिस्क बढ़ता जाएगा. लेकिन अगर तुमने रिस्क उठाया तो जितना ज्यादा रिस्क उठाओगे प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा तुम्हें होगा. तो जैसे ही बिजनेस वर्ड दिमाग में आए, प्रॉफिट और रिस्क दोनों चीजें साथ में दिमाग में आनी चाहिए. ठीक है, आगे, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का क्या डिफरेंस होता है. बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं. यानी कि अगर तुम अपना घर चलाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तुम्हें इन तीनों में से कोई ना कोई एक काम तो करना ही पड़ेगा. तुम्हें इन तीनों में से कोई ना कोई एक काम करना ही पड़ेगा. तुम्हारे माँ बाप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, इन तीनों में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में तुम उनको पक्का डाल पाओगे, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं. ठीक है, अब देखते हैं होता क्या है. बिजनेस के बारे में मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ कि जो बिजनेस है, सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो बिजनेस के बारे में मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ कि बिजनेस में तुम किसी ना किसी प्रोडक्ट को बनाकर या फिर खरीद कर
आगे सेल करते हो रेगुलर बेसिस पे। प्रोफेशन के अंदर तुम क्या करते हो, अपनी खुद की प्रोफेशनल सर्विसेज लोगों को देते हो, अपनी खुद की सर्विसेज लोगों को देते हो। प्रोफेशन के अंदर तुम कोई गुड्स नहीं बेचते हो, तुम अपनी खुद की सर्विसेज लोगों को देते हो, स्पेशलाइज्ड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज लोगों को देते हो। एम्प्लॉयमेंट का मेजरली एक ही आंसर होता है कि एम्प्लॉयमेंट में तुम वही काम करते हो जो तुम्हारा बॉस तुम्हें करने को बोलता है। अगर तुम्हारा बॉस बोलेगा कि जाके फाइल्स उठा के लाओ, फाइल उठा के लाना पड़ेगा। अगर तुम्हारा बॉस बोलेगा कि इन फाइल्स को ऐसे से रखो, इसमें ये करो, तुम्हें वो करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा बॉस बोलेगा जाओ जाके लेक्चर लेके आओ, तुम्हें लेक्चर लेना पड़ेगा। तो अगर तुम किसी के अंडर काम कर रहे हो, उसको एम्प्लॉयमेंट नौकरी बोला जाता है कि आप उसकी नौकरी कर रहे हो। एंड आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका एम्प्लॉयर, आपका बॉस जो भी बोलेगा आपको वही काम करना पड़ेगा। आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी दूसरे बिजनेस को अंडर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि यू आर वर्किंग अंडर समवन, आप किसी और के अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब शुरू कैसे किया जाता है? अगर आपको एक बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए आपको आपकी खुद की डिसीजन लेनी पड़ेगी कि हाँ मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। लीगल फॉर्मेलिटीज कई बार होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। ठीक है, कई बार कुछ भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती है, कई बार बहुत ज्यादा होती है। सो इट डिपेंड्स, मोस्टली नहीं होती है, बट अगर कोई नेसेसरी है तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ेंगी। इसको मैं कोई एक डायरेक्टली नहीं बोल सकती कि ये करना पड़ेगा, नहीं, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस कि क्या लीगल फॉर्मेलिटी होगी। ठीक है, इसके लिए अगर आपको प्रोफेशन की तरफ जाना है तो आपकी कोई ना कोई एक प्रोफेशनल बॉडी होगी जिसका लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, जिसका मेंबर आपको बनना पड़ेगा। इसकी आगे और मैं बात करूंगी। एम्प्लॉयमेंट में बात करी जाए तो बेटा आपको आपके एम्प्लॉयर से एक अपॉइंटमेंट लेटर लेना पड़ेगा। जब आपका एम्प्लॉयर आपको एक लेटर भेजेगा कि हाँ यू आर सिलेक्टेड फॉर अ जॉब, तब आपकी जॉब शुरू हो पाएगी। नेचर ऑफ वर्क, तो इसमें मैंने बता दिया, आप गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हो बिजनेस में। प्रोफेशन में खुद की एक्सपर्ट सर्विसेज बेचते हो। ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट में जो भी आपका एम्प्लॉयर बोलेगा आपको वही काम करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। प्रोफेशन के लिए जो आपकी प्रोफेशनल बॉडी है उसने जो क्वालिफिकेशन बोली है आपको वही क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। एंड एम्प्लॉयमेंट में आपका बॉस, आपका एम्प्लॉयर जो क्वालिफिकेशन मांगेगा आपको वो क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। ठीक है, रिवॉर्ड और रिटर्न, टेक्निकली तीनों में पैसा कमाया जाता है, पैसा ही आपका रिटर्न होता है, पर उस पैसे का नाम अलग अलग होता है। अगर बिजनेस करके पैसा कमाओगे तो उसको प्रॉफिट बोला जाएगा। अगर अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज देके पैसा कमाओगे तो उसको फीस बोला जाएगा। और अगर नौकरी करके पैसा कमाओगे तो उसको सैलरी या फिर वेजेस बोला जाएगा। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है बिजनेस करने के लिए। प्रोफेशन अपनी खुद की क्लिनिक, अपना खुद का ऑफिस खोलने के लिए कोई ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती, पर थोड़ी बहुत पैसे की तो जरूरत होती है। और नौकरी करने के लिए आपको लिटरली कोई भी पैसे की जरूरत नहीं होती है। नौकरी करने के लिए किसी भी एक पैसे की भी जरूरत नहीं होती है, उल्टा वहां पे आपको पैसा मिलता है, देना कुछ नहीं होता। रिस्क की बात करी जाए तो बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क है, क्योंकि जहां ज्यादा पैसा लगाओगे वहां रिस्क ज्यादा होगा। रिस्क का क्या मतलब है? ऐसा थोड़ी कि कोई गोली मार देगा। रिस्क का मतलब है पैसा डूबेगा। तो ज्यादा पैसा लगाया ज्यादा रिस्क है, कम पैसा लगाया कम रिस्क है, पैसा नहीं लगाया तो कोई रिस्क ही नहीं है, बात खत्म। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अगर आज मेरा बिजनेस है मैं उसको कल को बेच के अपना बिजनेस आपके नाम कर सकती हूँ, पर मैं अपने प्रोफेशन को, अपनी नौकरी को किसी और को नहीं दे सकती। अगर मैं कहीं नौकरी करती हूँ, आई कांट से कि आओ मेरे नाम पे नौकरी कर लो, वो नहीं हो सकता। ठीक है, प्रोफेशन की बात करते हैं, मैंने आपको बोला था आगे भी समझाऊंगी मैं दोबारा से। ठीक है, तो प्रोफेशन में क्या होता है कि जैसे इवन इफ यू आर अ डॉक्टर, इफ यू आर अ लॉयर, इफ यू आर अ सीए, ठीक है, एसीसीए, सीएफए, सीएमए, ये जितने भी है ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हम बोलते हैं ना कि सीए, सीएफए, सीएमए, एसीसीए, ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। इन सबको करके या लॉयर या डॉक्टर बन के आप एक प्रोफेशनल बन जाते हो। इन सबको करके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे सीए की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? ICAI,
आप इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हो, ये ऑर्गेनाइजेशन आपको एक लाइसेंस इशू करती है, आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करती है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी तभी आपको लाइसेंस मिल पाएगा, तभी आप अपने नाम के आगे सीए लिख पाओगे, तभी आप सीए का काम कर पाओगे, तभी आपका सीए का ऑफिस खुलेगा, तभी आप सीए बन पाओगे। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन आपको रिजेक्ट कर दे तो आप सीए नहीं बन सकते। अगर सीए बनने के बाद भी ये ऑर्गेनाइजेशन आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दे तो भी आप फिर सीए नहीं रहोगे। ये ऑर्गेनाइजेशन आपको बताएगी कितने पेपर देने हैं, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितना क्या करना है। ये ऑर्गेनाइजेशन आपको बताएगी कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट, क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन आपको बताएगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, एवरीथिंग। इट्स यू कैन से कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका आपको मतलब इट इज लाइक योर एम्प्लॉयर कि इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये नौकरी आपको मिल पाएगी। हाँ, एक बार आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले गए, आपको लाइसेंस मिल गया, मेंबर बन गए, उसके बाद आप अपना खुद का काम कर सकते हो, पर उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन यही बताएंगे। अगर आपने कोई रूल तोड़ा तो ये आपका लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे और फिर आप सीए बन के भी सीए नहीं रहोगे। ठीक हो गई बात? चलो, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करी जाए, बिजनेस के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, प्रोफेशन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन बताती है, और एम्प्लॉयमेंट के लिए आपका कोड ऑफ कंडक्ट आपका बॉस बताता है। ठीक है, बिजनेस के एग्जाम्पल क्या होगा, अपनी खुद की दुकान खोली है, इधर क्या होगा, प्रोफेशन में लॉयर है, डॉक्टर है, सीए है, सीएफए है, सीएमए है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि किसी भी जगह पे आप जाके नौकरी करते हैं तो उसको एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे आती है बिजनेस में। हमारे पास बिजनेस के दो हिस्से होते हैं, एक होता है इंडस्ट्री वाला हिस्सा, दूसरा होता है कॉमर्स वाला हिस्सा। तो बेसिकली मैंने अभी तक तुम्हें मैं बोलती आ रही हूँ कि बिजनेस तुम्हें रेगुलर बेसिस पे करना होता है, और बिजनेस के अंदर तुम्हें या तो कुछ परचेज करके या तो कुछ प्रोड्यूस करके तुम्हें सेल करना होता है। तुम्हें या तो कुछ परचेज करके सेल करना है या तो कुछ प्रोड्यूस करके सेल करना है। तो अगर तो तुम्हें कुछ प्रोड्यूस करना है तो तुम्हारा इंडस्ट्री वाला हिस्सा आ जाएगा। अगर तुम्हें कुछ परचेज करके सेल करना है तो तुम्हारा कॉमर्स वाला हिस्सा आ जाएगा। टेक्निकली परचेज और सेल का जो काम है वो कॉमर्स वाले हिस्से में करा जाता है, पर सामान को बनाना, प्रोडक्शन करने वाला जो काम है वो इंडस्ट्री वाले हिस्से में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे कौन आते हैं, प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे होलसेलर और जो रिटेलर होते हैं वो कुछ परचेज करते हैं और सेल किसको करते हैं, सॉरी ये लोग जो, हाँ, होलसेलर और जो रिटेलर है वो प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं, और ये लोग सेल किसको करते हैं, सेल ये करते हैं फाइनल कस्टमर को, और जो फाइनल कस्टमर होता है वो फाइनली सामान खरीदता है। ठीक है, इधर आते हैं प्रोड्यूसर, इधर आते हैं होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। ठीक है, अब इंडस्ट्री तीन तरीके की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री के आगे दो हिस्से हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी आगे हिस्से हैं, और टर्शरी इंडस्ट्री है। कॉमर्स के आगे दो हिस्से हैं, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड में भी आगे हिस्से हैं, एड्स टू ट्रेड में भी आगे बहुत सारी चीजें हैं। इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया जहां पर सामान प्रोड्यूस होता है, जहां पर हमारा प्रोड्यूसर आता है, कुछ रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसको इंडस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, इंडस्ट्री इज यूज्ड टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। For example, cotton textile industry refers to all the manufacturing units producing textile goods from cotton। मतलब कि प्रोड्यूसर कहाँ होते हैं, इंडस्ट्री वाले हिस्से में होते हैं। पर बेटा जी जैसे मैं हूँ, आई एम अ कॉमर्स टीचर, ऐसे ही बहुत सारे और कॉमर्स टीचर्स होंगे, ऐसे ही बहुत सारे और टीचर्स होंगे। तो जितने भी टीचर लोग हैं, हम सारे टीचर लोग एक ही इंडस्ट्री में आते हैं जिसको हम टीचिंग इंडस्ट्री बोल सकते हैं। ऐसे ही हजारों यूट्यूबर्स हैं, ये सारे यूट्यूबर्स एक ही इंडस्ट्री के अंदर आते हैं जिसको हम यूट्यूब की इंडस्ट्री, सोशल मीडिया की इंडस्ट्री बोल सकते हैं। टेक्निकली चाहे सारे यूट्यूबर्स आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं, पर ये सारे सेम कस्टमर्स के साथ सेम इंडस्ट्री में, सेम मार्केट में, सेम जगह पे अपनी दुकान खोल के बैठे हैं। तो सारे के सारे बिजनेस जो सेम काम कर रहे हैं, ऐसे सारे बिजनेस को इकट्ठा करके अगर मैं एक नाम दे दूं तो उसको मैं एक इंडस्ट्री बोल दूंगी। जैसे आई एम अ टीचर, ABCD, देयर आर 4 मोर टीचर्स। हम सारे टीचर्स को इकट्ठा करके एक नाम दे दिया जिसको टीचिंग इंडस्ट्री बोल दिया। तो टीचिंग इंडस्ट्री
इंडस्ट्री क्या है? ग्रुप ऑफ फर्म्स है जो सेम सामान बना रही हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स है जो सेम सामान बना रहे हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 इंडस्ट्रीज होती हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती है जो नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचर से कुछ सामान एक्सट्रैक्ट करके, प्रोड्यूस करके, प्रोसेस करके बेचती है। जो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ काम करती है इंडस्ट्री, उसको प्राइमरी इंडस्ट्री बोला जाता है। इसमें या तो तुम कुछ एक्सट्रैक्ट करते हो या तो तुम जेनेटिक इंडस्ट्री में काम करते हो। नेचुरल रिसोर्सेज में या तो तुम अपनी मदर नेचर, ठीक है, अर्थ से, सॉइल से, उससे कुछ करते हो, या फिर तुम एनिमल्स को आपस में ब्रीड करवाते हो, उनकी जेनेटिक इंडस्ट्री में उनके साथ काम करते हो, या तो तुम कुछ खदान से निकाल लो, ठीक है, फसलें उगा लो, खदान से कुछ निकाल लिया, कोला निकाल लिया, पेट्रोलियम निकाल लिया, है ना, या फिर फसलें उगा रहे हो जो सॉइल में, मिट्टी में, जमीन में कुछ कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे कि फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग ऑपरेशंस, ये सब कुछ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है। जेनेटिक इंडस्ट्री में आप क्या करते हो? प्लांट्स की और एनिमल्स को आपस में ब्रीड करवाते हो ताकि फर्दर उनकी रिप्रोडक्शन हो सके। बेसिकली अगर इसके अंदर तुम क्या करते हो, दो अलग अलग स्पीशीज के जानवर लेते हो, उन दोनों अलग अलग स्पीशीज के जानवर्स को आपस में इंटर ब्रीड करवाते हो, सो दैट उन दोनों स्पीशीज का जो बच्चा होगा उसमें उन दोनों स्पीशीज का गुण आ सके। तो तुम क्या करते हो? इंटर ब्रीडिंग करवाते हो ताकि आगे रिप्रोडक्शन हो सके और हमें एक अच्छा और भी बेटर क्वालिटीज वाले एनिमल्स, प्लांट्स मिल सके, ठीक है। जैसे कि एक्टिविटीज ऑफ कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, फिश हैचरीज, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में बात करा जाए तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? जो भी सामान प्राइमरी इंडस्ट्री ने बनाया नेचुरल रिसोर्सेज से, उस सामान को सेकेंडरी इंडस्ट्री खरीदती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री उस सामान को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है, ठीक है, और फिर उससे ऐसे फिनिश गुड्स बनाती है जो डायरेक्टली कस्टमर खरीद सके और अपने घर पे यूज कर सके। क्या बोला मैंने? प्राइमरी इंडस्ट्री नेचर का यूज करके कुछ तो फाइनल प्रोडक्ट बनाती है। जो प्राइमरी इंडस्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट होता है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के पास जाता है और वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बन जाता है, और उस रॉ मटेरियल से सेकेंडरी इंडस्ट्री कोई ऐसा फाइनल प्रोडक्ट बनाती है जो फाइनली कस्टमर के पास जाता है और कस्टमर उसको अपने घर पे यूज करता है, ठीक है। तो these are concerned with using material which have already been extracted at the primary state. प्राइमरी पे जो मटेरियल ऑलरेडी हमने नेचर से निकाल लिया था वो यहाँ पे फैक्ट्रीज के अंदर जाता है और उससे हम कोई ऐसा सामान बनाते हैं जो कस्टमर अपने घर पे यूज कर सके। जैसे कि माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री। खदानों में से आयरन निकालना, लोहा निकालना, वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा। खदान से कुछ निकाल रहे हो, नेचर से निकाल रहे हो ना, ठीक है ना, तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। पर उससे तुम स्टील बनाते हो, ठीक है, उससे तुम और काफी सारी चीजें बनाते हो, वो सब कुछ जो है तुम्हारा फैक्ट्रीज के अंदर होता है, वो सब कुछ तुम्हारा जो है फैक्ट्री के अंदर होता है, और जो फैक्ट्रीज है तुम्हारी वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री दो तरीके की होती है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आगे 4 तरीके की होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो होती है जहां पे फैक्ट्रीज होती है और फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। कॉटन इंटू टेक्सटाइल्स, टिम्बर इंटू फर्नीचर। कॉटन आपने ली और कॉटन से आपने कपड़े बना दिए, वो आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर होता है, ठीक है। इंडस्ट्री 4 तरीके की होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 4 तरीके की होती है। एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या करती है? एक चीज से बहुत सारी चीजें बना देती है। कोई एक चीज है उसको तोड़ तोड़ के सेपरेट कर देती है और उससे बहुत सारी चीजें बना देती है। सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या करती है? 1 2 3 4 5 4-5 अलग अलग रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करती है और उन सभी रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करके एक फाइनल प्रोडक्ट बना देती है। उन सभी रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करके एक फाइनल प्रोडक्ट बना देती है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? लाइन वाइज, स्टेप बाय स्टेप काम होता है।
पहले स्टेप 1 होगा, तभी स्टेप 2 होगा, तभी स्टेप 3 होगा, तभी स्टेप 4 होगा। जैसे कि अगर तुम कभी जाकर देखो गुड़ कैसे बनता है, गुड़, ठीक है, शुगर जो है वो कैसे बनती है, गुड़ कैसे बनता है, तो गुड़ को बनाने का ना एक पूरा प्रोसेस होता है कि पहले उसको हीट किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा, साफ किया जाएगा, ये किया जाएगा, ये किया जाएगा। जब तक वो पहला स्टेप कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी ऐसा नहीं है कि पूरी गाड़ी एक ही बारी में बनती है। टायर कहीं और बनेगा, सीट कहीं और बनेगी, बॉडी कहीं और बनेगी, इंजन कहीं और बनेगा, और फिर बाद में सारे अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करके एक गाड़ी बना दी जाएगी। ऐसा नहीं होता कि एक ही जगह पे टायर भी, इंजन भी, बॉडी भी बन रहे, नहीं, हर पार्ट अलग जगह पे बनता है और बस लास्ट में उनको जोड़ दिया जाता है। ये हो गई हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो ये 4 तरीके की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का तो समझ आ ही रहा है ना, आपकी सड़कें बनाना, ब्रिजेस बनाना, डैम्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आता है, ठीक है ना। तो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो क्या करती है, अलग अलग सारी चीजों को यूज करती है और फाइनली कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करती रहती है। तो हमने क्या पढ़ा कि इंडस्ट्रीज में एक तो प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई जो नेचर से या तो कुछ एक्सट्रैक्ट करती है या जेनेटिकली प्लांट्स एंड एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाती है। दूसरी मेरे पास हो गई हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आई। कंस्ट्रक्शन में तो तुम कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तुम या तो क्या कर रहे हो, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग, 4 तरीके की तुम्हारी सब इंडस्ट्रीज आ जाएंगी। या तो एक चीज को तोड़ के 4 बाय प्रोडक्ट बना रहे हो, या 4 रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट बना रहे हो, या स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हो, या अलग अलग पार्ट्स को बना के उनको जोड़ के एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो। ये हो गई मेरी जी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 4 टाइप्स, ठीक है। टर्शरी इंडस्ट्री क्या करती है, वो अपनी सपोर्ट सर्विसेज देती है प्राइमरी इंडस्ट्री को भी, सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी, ठीक है। एंड इट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉमर्स, और कॉमर्स के अंदर भी ये आता है। कॉमर्स क्या था, शुरू में हमने पढ़ा था कि बिजनेस के 2 हिस्से हैं, इंडस्ट्री, कॉमर्स। इंडस्ट्री जो थी प्रोडक्शन के लिए यूज होती थी, कॉमर्स जो था परचेज और सेल के लिए यूज होता था। तो इसके अंदर भी टर्शरी इंडस्ट्री आती है, इसके अंदर भी टर्शरी इंडस्ट्री आती है। इसमें जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, ये अपनी सर्विसेज देते हैं मैन्युफैक्चरर को भी, होलसेलर को भी, रिटेलर को भी, सबको अपनी सर्विसेज देते हैं। ऐसे सर्विसेज देते हैं जिसके बिना और कोई लोग बिजनेस कर ही नहीं सकते। अगर मुझे बिजनेस करना है, इंश्योरेंस की जरूरत होगी, अपने सामान को इंश्योर करवाना होगा, अपने सामान को एक से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करवाना होगा, और बिना ट्रांसपोर्ट के मैं बिजनेस कर ही नहीं सकती। सो विदाउट टर्शरी सेक्टर, टर्शरी इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है। चलो ये हो गई मेरी इंडस्ट्री। अब बात करते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स में मैंने आपको बता ही दिया है बेटा, परचेज और सेल से रिलेटेड जो काम होता है वो वो कॉमर्स में होता है, सॉरी नॉट टर्शरी, वो कॉमर्स में होता है। सो देखो, एक जो प्रोड्यूसर है, आपने अपने घर के आसपास नहीं देखा होगा कि ये आपका घर है, बगल में फैक्ट्री है, ऐसा होता है, नहीं होता। फैक्ट्री कहीं दूर बनाई जाती है जहाँ पे पोल्यूशन भी वो ऑब्वियसली काफी ज्यादा करते हैं, और जहाँ पे लाखों की तादाद में प्रोडक्ट बनाया जा सके। कोका कोला की बॉटल्स हैं या कोई भी शैम्पू है, सोप है, ये एक एक दिन के लाखों यूनिट बनाते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि आपके घर के बगल में कोई छोटी सी फैक्ट्री लगाएगा, ऐसा नहीं होता। तो जो फैक्ट्री है वो कहीं बहुत दूर लगाई जाती है, जहां से सामान हर रोज हर एक घर तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं होता। तो एक प्रोड्यूसर का काम होता है कि वो एक जगह पे फैक्ट्री लगाए और सामान बनाए, दैट्स इट। वो आगे की चिंता छोड़ दे, क्योंकि प्रोडक्शन इज इन इटसेल्फ अ रियली डिफिकल्ट टास्क। तो आगे क्या होता है, जब उसने लाखों यूनिट प्रोड्यूस कर दिए, एक होलसेलर आता है अपना ट्रक लेके, वो प्रोड्यूसर की फैक्ट्री से सामान उठा के ले जाता है, खरीद के ले जाता है। होलसेलर क्या करता है, सारे जो रिटेलर्स होते हैं, रिटेलर आपने देखा होगा कि आपके घर के बगल में छोटी सी किराने की दुकान है, वो दूध, ब्रेड, कुरकुरे, मैगी, छोटी मोटी चीजें बेचते हैं। छोटी छोटी दुकानें ऑलमोस्ट हर गली में खुली होती है ना। तो अब होलसेलर क्या करता है, इन दुकानों के पास आता है और इन दुकानों को बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में सामान देके जाता है।
तो टेक्निकली जहां सामान बना और जहां सामान बिका, इन दोनों जगह के बीच में हमें एक लिंक बनाना पड़ेगा। ये जो लिंक है ये ट्रेड के थ्रू बनता है, कॉमर्स के थ्रू बनता है। ये जो लिंक है, ये लिंक क्या करता है, प्रोड्यूसर से सामान खरीदता है और उसको कस्टमर तक पहुंचाता है। ये जो लिंक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सारा जो सामान प्रोड्यूसर ने बनाया है वो सारे का सारा सामान कस्टमर तक पहुंच सके, क्योंकि अगर कस्टमर खरीदेगा तभी तो प्रोड्यूसर और सामान बनाएगा। तो ये परचेज एंड सेलिंग का काम ट्रेड में, कॉमर्स में होता है। आई होप पूरे कहानी क्लियर होगी। सो इट इज कंसर्न्ड विद सप्लाई ऑफ राइट टाइप ऑफ गुड्स टू द राइट पर्सन at the right time, at the right price, at the right place। सही वक्त पे, सही जगह पे, सही रेट पे सामान बिकना जरूरी है, और बेचने का दायित्व, बेचने का जो काम है कॉमर्स करता है। कॉमर्स के अंदर दो चीजें आती है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड का सिंपल मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, जिसके अंदर मेरा होलसेलर आता है, रिटेलर आता है, ठीक है, जो सामान को वहां से खरीद के यहाँ तक पहुंचाते हैं। एड्स टू ट्रेड इज बेसिकली मेरे टर्शरी इंडस्ट्री, जो ट्रांसपोर्टेशन की, इंश्योरेंस की, वेयर हाउस की, ये सारी सर्विसेज देते हैं। ये अपनी जो सर्विसेज है ये इंडस्ट्रीज को भी देते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, और ये अपनी जो सर्विसेज हैं ये होलसेलर और रिटेलर को भी अपनी सर्विसेज देते हैं। तो टेक्निकली इंडस्ट्री में पहले मैंने पढ़ाया तुम्हें प्रोड्यूसर, प्राइमरी और सेकेंडरी, और फिर मैंने पढ़ाया टर्शरी इंडस्ट्री, जो सर्विस देता है किसको, प्रोड्यूसर और प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। कॉमर्स में भी यही है, एक साइड पे तुम पढ़ोगे होलसेलर और रिटेलर, और फिर तुम पढ़ोगे टर्शरी इंडस्ट्री जो इसको सर्विस देगा। सर्विस वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, और मैंने पहले भी बोला ये चीज याद रखना, बिना इनकी सर्विसेज के कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता, ठीक है। तो ट्रेड क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। एड्स टू ट्रेड क्या है, द एक्टिविटीज विच असिस्ट द ट्रेड, ठीक है। चलो अब ट्रेड क्या है, देखो, ट्रेड रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, की अपनी गुड्स एंड जो सर्विसेज हैं उनको खरीद बेच का काम करता है ट्रेड, ठीक है। ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल ट्रेड का मतलब है मेरे देश की बाउंड्री के अंदर जो ट्रेड हो जाए उसको इंटरनल ट्रेड बोला जाता है, और मेरे देश की बाउंड्री से बाहर जो ट्रेड होगा उसको एक्सटर्नल ट्रेड बोला जाएगा। मतलब ट्रेड के अंदर दो हिस्से होते हैं, बाइंग, सेलिंग, ठीक है। बाइंग और सेलिंग अगर दोनों काम इंडिया के अंदर ही होगा तो वो इंटरनल ट्रेड है। अगर बाइंग एंड सेलिंग दोनों में से कोई एक काम इंडिया में होगा और कोई एक काम किसी दूसरे देश में होगा, मतलब बाइंग बाहर करी, सेलिंग इंडिया में करी, या बाइंग इंडिया में करी, सेलिंग आउटसाइड करी, इन दोनों ही केस को हम एक्सटर्नल ट्रेड की कैटेगरी में डालेंगे। तो इंटरनल ट्रेड में आपके कौन आएंगे, होलसेलर, जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में खरीदता है प्रोड्यूसर से और लाके रिटेलर को बेच देता है, ठीक है। और रिटेलर कौन होता है, जो आपके घर के आसपास छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, उनको रिटेलर बोला जाता है, क्योंकि वो लोग सामान खरीदते हैं होलसेलर से और फाइनल कंजम्पशन के लिए आपको छोटी छोटी क्वांटिटीज में बेचते हैं। होता क्या है कि एक प्रोड्यूसर है, एक प्रोड्यूसर ऐसे नहीं करेगा कि वो एक दिन में 2 मैगी के पैकेट बनाए, वो एक दिन में 1 लाख मैगी के पैकेट बनाएगा, ठीक है। वो अपने साथ रखेगा 10 होलसेलर, ये अपने साथ 10 होलसेलर रखेगा, और ये 10 के 10 होलसेलर क्या करेंगे, 10-10 हजार पैकेट खरीद लेंगे। इसके 1 लाख पैकेट गए, ये 10-10 हजार पैकेट खरीद लेंगे होलसेलर। ये होलसेलर अपने साथ क्या रखेंगे, 100-100 रिटेलर रखेंगे, 100-100 रिटेलर रखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला यार कि क्या कहते हैं, रिटेलर हर गली गली में होते हैं ना, तो ये हर रिटेलर को कभी 100 पैकेट दे दिए, कभी 200 पैकेट दे दिए, कभी 500 पैकेट दे दिए, कभी 1000 पैकेट दे दिए। और फिर इन रिटेलर के जो पास होते हैं, रिटेलर के पास होते हैं कस्टमर। कस्टमर क्या कहते हैं, भैया 1 मैगी का पैकेट दे दो, भैया 2 मैगी के पैकेट दे दो। फिर ये रिटेलर 100-100 की क्वांटिटी में भी नहीं बेचता, 2-2, 4-4 की क्वांटिटी में आगे बेचता है। तो जो 1 लाख की क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुआ वो सीधा यहाँ 2-4 की क्वांटिटी में बिक ही नहीं सकता था, इसीलिए पूरा चक्रव्यूह बनाया गया, इसीलिए होलसेलर और रिटेलर बीच में आया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करी जाए तो अगर मैंने दूसरे देश से खरीद के अपने देश में मैं लेकर आई
बेचने के लिए, उसको इंपोर्ट बोला जाता है। अगर मैंने अपने देश में बनाया और दूसरे देश को बेचा, बाहर ले गई मैं बेचने के लिए, उसको एक्सपोर्ट बोला जाता है। और अगर अमेरिका में सामान बना, वो इंडिया के पोर्ट पे तो आया पर इंडिया में बिका नहीं, वो बिका जाके जापान में, तो उसको इंटर पोर्ट ट्रेड बोला जाता है। मतलब एक देश से सामान आया और दूसरे देश में सामान गया, हमारा देश तो बीच में जैसे होलसेलर की तरह काम कर रहा था, हमारा देश तो बीच में इनका लिंक बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जापान कहता मैं सीधा अमेरिका से नहीं खरीदूंगा, तो इंडियंस ने बोला कोई नहीं, हम तुम्हें अमेरिका से खरीद के दे देते हैं। तो वो जापान के जो लोग थे वो भी खुश हो गए क्योंकि उनको अमेरिका का सामान मिल गया, ठीक है ना। बट सीधा अमेरिका से नहीं मिला, इंडिया से मिला, इंडिया के थ्रू मिला, ठीक है। तो अमेरिका से इंडिया में, इंडिया से जापान में जाता है, इसको इंटरपोर्ट ट्रेड बोला जाता है। याद रखना, यहाँ पे ना तो सामान इंडिया में बना, ना तो सामान इंडिया में बिका, पर वो सामान इंडिया में आया ताकि उसको कहीं आगे रीसेल किया जा सके, ठीक है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मेरी कौन सी होंगी? टर्शरी इंडस्ट्री होगी, ऐसी चीजें जो हमारे ट्रेड को हेल्प करती हैं। एड्स टू ट्रेड हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ ट्रेड। हिंड्रेंस का मतलब होता है कि अगर कोई भी परेशानी आ रही है ट्रेड करने में तो उसका सोल्यूशन होता है एड्स टू ट्रेड। यानी कि पर्सन्स की अगर प्रॉब्लम है तो होलसेल और रिटेल बीच में आ जाएगा, इट इज रिमूव्ड बाय ट्रेड। अगर प्लेस की प्रॉब्लम है कि यार यहाँ से यहाँ तक सामान कैसे जाए, तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज आ जाएंगी, वो अपने ट्रक्स लेके आ जाएंगी कि लाओ मैं तुम्हारा सामान ट्रांसपोर्ट करके देती हूँ। अगर तुम्हें टाइम की दिक्कत है कि मुझे बनाना तो जनवरी में है पर मेरा सामान बिकेगा मार्च में, तो बीच में वेयर हाउसिंग कंपनीज आ जाएंगी, वो बोलेंगे कोई बात नहीं, ये लो मेरा वेयर हाउस, सामान बना के यहाँ रख दो, बिल्कुल सेफ रखेंगे, बिल्कुल ठीक रखेंगे, जब तुम्हें चाहिए हो अपना थोड़ा बहुत मुझे रेंट दे देना और सामान उठा के मार्च में ले जाना। अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है कि रिस्क की, हाय मैंने सामान ले तो लिया, अगर आग से मेरा सामान खराब हो गया, अगर मेरा सामान चोरी हो गया तो क्या होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी आ जाएगी बीच में, वो बोलेगी कोई बात नहीं, कल को तुम्हारे सामान को कुछ भी नुकसान हुआ मैं भरपाई करूंगी, मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ, मैं बैठी हूँ। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है कि हाय मेरे पास पैसा ही नहीं है बिजनेस करने को, तो बैंक आ जाएगा बीच में, बैंक बोलेगा आओ मैं तुम्हें लोन देता हूँ। और अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन की दिक्कत है तो कम्युनिकेशन बीच में आ जाएगी, एडवर्टीजमेंट बीच में आ जाएगी, वो बोलेगी कि आओ मैं सारी जानकारी तुम्हें देती हूँ, ठीक है ना। अगर बात करने की दिक्कत है तो कम्युनिकेशन की सर्विस बीच में आ जाएगी, ठीक है ना। सो टेक्निकली अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है अपना बिजनेस करने में तो एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बीच में आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला चीज मेरे पास आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव का सिंपल मतलब होता है कि आपका गोल क्या है, आप बिजनेस क्यों करना चाहते हो। मैंने अभी तक आपको बार बार एक चीज समझाई है कि बिजनेस करने के लिए सबसे मेन गोल होता है प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हो तो उसको बिजनेस बोला ही नहीं जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का देखो मतलब क्या है कि आपका क्या गोल है, आपको बिजनेस के बदले में चाहिए क्या, आपको काम के बदले में चाहिए क्या, जो आपको बदले में चाहिए उसको गोल या ऑब्जेक्टिव बोला जाएगा। और प्रॉफिट जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस का। ऐसा क्यों भैया कि बिना प्रॉफिट के बिजनेस नहीं हो सकता? क्योंकि प्रॉफिट ही तो आपकी इनकम का सोर्स है, पैसे का सोर्स है प्रॉफिट, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो आप अपने बिजनेस की एक्सपेंशन कैसे करोगे? देखो फिर से मैंने मेन वर्ड्स हाईलाइट करे हुए हैं ताकि आप उन मेन वर्ड को पढ़ के समझ सको। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कैसे करोगे? आपको आज छोटा बिजनेस है, बड़ा बनाना है और ब्रांचें खोलनी है, देश में एक्सपैंड करना है, दुनिया में एक्सपैंड करना है, उस सभी चीज के लिए प्रॉफिट की जरूरत होती है, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो इसका मतलब आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। कोई भी बिजनेस जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाता है इसका यही मतलब समझा जाता है कि इसका मतलब ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अगर कोई बिजनेस लॉस में है इसका मतलब वो बिजनेस अच्छा काम नहीं कर रहा, कुछ तो गलती कर रहा है वो बिजनेस, कुछ तो कमी है जो उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज सोसाइटीज अप्रूवल। जैसे मैंने बोला कि अगर तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, अगर मुझे पता चले कि यार ये ना एक कपड़ों का ब्रांड है, इसको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं इसका मतलब ये समझूंगी कि इसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब बहुत सारे कस्टमर इनसे सामान खरीद रहे हैं। अगर कस्टमर सामान खरीद रहे हैं तो मतलब सामान अच्छा होगा।
जैसे आप सामान खरीदने से पहले रिव्यूज पढ़ते हो ना, तो ये रिव्यू की तरह काम करते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी है। जैसे कोई ब्रांड होता है, आप सोचते हैं अरे तो इतना बड़ा ब्रांड है, अच्छा ही होगा। तो इतना बड़ा ब्रांड क्यों बना? क्योंकि उसने प्रॉफिट कमाया, एक्सपेंशन किया। तो इट इज कंसिडर एज कि सोसाइटी ने, कस्टमर ने अप्रूव कर दिया है। और ऑब्वियसली इस सब से आपकी जो रेप्यूटेशन है वो तो बहुत अच्छी बन जाती है जब आप अच्छा प्रॉफिट कमाते हो। अगर आपने देखा हो शार्क टैंक, कभी अगर देखा हो, तो शार्क टैंक में ना शार्क्स होते हैं जो दूसरे बिजनेसेस को बोलते हैं अरे तेरा बिजनेस बेकार है, आय है तेरा बिजनेस बहुत गंदा है, मैं नहीं तेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, इसमें तो लॉस होगा, तू बिजनेस बंद कर दे। वो सबको ऐसा बोलते हैं मोस्टली, अ लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो बदले में ना जनता उनको बोलती है तूने अपना बिजनेस देखा है, तेरा अपना बिजनेस तो लॉस में चल रहा है, तू किसी दूसरे को क्या सिखाएगा बिजनेस करना। बदले में जनता ऐसे बोलती है। अब जनता ऐसे क्यों बोल रही है? क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्योंकि उनको लॉस हो रहा है। तो जब भी कोई लॉस मेकिंग बिजनेस होता है तो उसको जनता ऐसे बोलती है कि भाई अपना बिजनेस देख ले, अपना प्रॉफिट में ले आ पहले, फिर दूसरे को बताइए। तो आपकी रेप्यूटेशन अच्छी हो जाती है अगर प्रॉफिट है, रेप्यूटेशन खराब हो जाती है अगर लॉस है। तो प्रॉफिट तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर ऑब्जेक्टिव्स। समझ रहे हो? मतलब आपका ये ऑब्जेक्टिव तो है कि आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, पर अच्छे नंबर के साथ साथ आपका ये ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए कि आपको हर चीज समझ आए, आपकी कॉपी अच्छे से बनी हो, टीचर्स को आप रिस्पेक्ट करो, आप टाइम पे आओ, कुछ सीख के जाओ, एंड ऑल ऑफ दैट। को और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सिर्फ नंबर लेने तो नहीं आते हो स्कूल में, है ना? नंबर तो लेने हैं, अगर नंबर नहीं ले रहे फिर तो स्कूल आना व्यर्थ है। पर सिर्फ नंबर लेने नहीं आते हो, सिर्फ पढ़ने नहीं आते हो, और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो वही बात हो रही है, प्रॉफिट तो कमाना है, पर सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, और भी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं, जैसे कि मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट में अपना जो लेवल है वो कितना है। मतलब मार्केट में अगर 100 करोड़ का सामान बिकता है हर साल, तो उसमें से मैं कितने का सामान बेच रही हूँ। अगर मैं उसमें से 10 करोड़ का सामान बेच रही हूँ, मतलब 10% मार्केट में शेयर मेरा है, तो मेरा कितना शेयर है बाजार में एज कंपेयर टू माई कंपेटिटर्स। और उस शेयर को चेक करना और उसको लगातार बढ़ाना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। इनोवेशन, कोई ना कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लेकर आना, या फिर कोई नया इनोवेशन इन वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज नीडेड टू सप्लाई प्रोडक्ट एंड सर्विस। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया, कुछ ना कुछ नया करना जो पहले किसी ने नहीं करा। अब या तो मैं कोई नया प्रोडक्ट और सर्विस बना सकती हूँ, ये मेरा गोल होना चाहिए, या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस है उसको बनाने का कोई नया तरीका निकाल लूं ताकि मेरी कॉस्ट कम हो जाए। तो कुछ नया करना, लगातार नया कुछ करना, ये भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। प्रोडक्टिविटी एनहांस करना। प्रोडक्टिविटी मतलब आप कितनी कॉस्ट लगा के कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, इस चीज को बोला जाता है प्रोडक्टिविटी। तो जब आपकी कॉस्ट कम होने लग जाएगी और कम कॉस्ट में आप ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाओगे, इट मीन्स आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। और लगातार प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना एक बिजनेस का गोल होता है। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ज्यादा पैसा, ज्यादा प्लांट, मशीन, ऑफिस, पैसा, सब कुछ ज्यादा इकट्ठा करना और कम से कम रेट पे इकट्ठा करना, ये भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव होता है। अपने वर्कर के, अपने मैनेजर के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, उनको ट्रेन करना, उनको बेटर बनाना, ये भी हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। एंड सोसाइटी के टूवर्ड्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना, ये भी हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तुम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करो, पोल्यूशन मत करो, कुछ भी तोड़फोड़ मत करो, कुछ भी खराब मत करो, लोगों के लिए स्कूल बनवाओ, पार्क बनवाओ, लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करो, डिस्काउंट दो, सस्ते में सामान बेचो, अच्छा सामान बेचो। सोसाइटी के टूवर्ड्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना, ये भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। तो ओवरऑल एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रॉफिट कमाए, पर ये उसका ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसके साथ साथ उसको अपना नाम भी बड़ा करना है, मार्केट में रेप्यूटेशन अच्छी करनी है, स्टैंडिंग, मार्केट स्टैंडिंग अच्छी करनी है, ज्यादा अपने वर्कर्स की, मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करना है, ठीक है। अपने सारे रिसोर्सेज को इंक्रीज करना है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, सोसाइटी के टूवर्ड्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है, ये भी एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लास्ट टॉपिक आता है बिजनेस में रिस्क। तो रिस्क का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपके प्रॉफिट कम हो जाए,
या आपको लॉसेस होने लग जाएं। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो उसको बिजनेस रिस्क बोला जाएगा। अगर कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट कम होने लग जाए, ठीक है, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट कम होने लग जाए या आपको लॉसेस होने लग जाए और कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको पता ही नहीं था कि ये भी हो सकता है, तो ऐसे किसी भी चीज को एक रिस्क बोला जाता है। अगर आपको पता है कि ऐसा होने वाला है, फिर तो आप उसको ठीक ही कर लोगे ना, फिर तो आप उसको पहले ही कंट्रोल कर लोगे ना। अगर आपको पता है कि ये बच्चा अभी रोने वाला है, तो आप उसको पहले ही मना लोगे। पर अगर आपको पता ही नहीं कि अभी ये रोएगा, तभी तो रिस्क है, तभी तो पता है, तभी तो होता है यार नहीं यार मैं इसको कहीं बाहर नहीं लेके जाऊंगा, छोटा सा बच्चा है, वहां जाके रोने लग जाएगा, तबाही मचा देगा, है ना, तब रिस्क है। अगर आपको पहले ही पता है कि ये रोएगा, तो आप पहले ही उसको सुला दो या चुप करा दो या कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो रिस्क तभी होता है जब आपको पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है तो आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते, और जब वो होगा तो या तो प्रॉफिट नीचे जाएगा या तो लॉसेस होने लग जाएंगे, ठीक है। दो तरीके के रिस्क होते हैं, एक रिस्क होता है स्पेक्यूलेटिव और एक रिस्क होता है प्योर। स्पेक्यूलेटिव रिस्क ऐसा होता है जिसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, पर प्योर रिस्क ऐसा होता है जिसमें आपको लॉस ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, वो शेयर का वैल्यू ऊपर भी जा सकता है, उस शेयर की वैल्यू नीचे भी जा सकती है। शेयर की वैल्यू ऊपर गई तो आपको प्रॉफिट होगा, शेयर की वैल्यू नीचे गई तो आपको लॉस होगा। पर अगर मैं बोलूं कि आपकी कंपनी में आग लग गई, अगर आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में आग लग गई, तो उसमें प्रॉफिट तो कभी हो ही नहीं सकता। अब लॉस कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि 2 लाख का हुआ या 10 लाख का हुआ, पर प्रॉफिट तो नहीं हो सकता। आपके घर में चोरी हो गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कोई भी ऐसा कुछ हो गया, तो वहां प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता। प्रॉफिट के चांसेस हैं 0, लॉस के चांसेस हैं 100%। अब लॉस कितना होगा वो देख लेंगे, पर स्पेक्यूलेटिव में प्रॉफिट या लॉस दोनों के चांसेस हैं 50-50। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्योर रिस्क में सिर्फ या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा। अगर आग लग गई तो लॉस होगा, आग नहीं लगी तो लॉस नहीं होगा, पर प्रॉफिट तो नहीं होगा, प्रॉफिट तो नहीं होगा, ठीक है। चलो, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क में क्या क्या होता है देखो। बिजनेस रिस्क इसलिए अराइज होते हैं क्योंकि मुझे फ्यूचर के बारे में नहीं पता। अगर मुझे पता होता कि आग लगने वाली है तो मैं उसको पहले ही कंट्रोल कर लेती, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आग लगेगी, इसीलिए वो एक रिस्क है और कंट्रोल नहीं हो पाता है। रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। मैंने शुरू में बोला था, जब बिजनेस वर्ड दिमाग में आता है, 2 वर्ड्स उसके साथ आपके दिमाग में आने चाहिए। पहला वर्ड है प्रॉफिट और दूसरा वर्ड है रिस्क। कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं चलता, चाहे 10 रुपए का है या 10 करोड़ रुपए का है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स कि नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस क्या है। मतलब जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा लॉस, उतना बड़ा रिस्क। जितना छोटा बिजनेस उतना कम लॉस, कम रिस्क। 10 करोड़ रुपए लगाए तो रिस्क कितने पैसे डूबने का? 10 करोड़। 10 रुपए लगाए तो रिस्क कितने पैसे डूबने का? सिर्फ 10 रुपए। तो जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, जितना छोटा बिजनेस उतना कम रिस्क। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अब आप सोचो मैम, अगर ज्यादा बड़ा बिजनेस है, ज्यादा रिस्क होगा, तो लोग ज्यादा बड़ा बिजनेस बनाते ही क्यों है, ज्यादा रिस्क लेते क्यों है? क्योंकि अगर 10 करोड़ रुपए लगाए हैं तो प्रॉफिट होने का भी जो चांस है वो भी करोड़ों में होगा। अगर 10 रुपए लगाए हैं तो प्रॉफिट कितना ही हो जाएगा, 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 10 करोड़ लगाए हैं, शायद 1 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा रिस्क, पर उतना ही ज्यादा प्रॉफिट भी होगा, और उसी प्रॉफिट के लालच में लोग रिस्क उठाते हैं, ठीक है। कॉजेस क्या होते हैं? या तो नेचर की वजह से हो जाए, फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, सुनामी आ गई, ठीक है। ह्यूमन कॉजेस, आपके एम्प्लॉयज ने कुछ गलती कर दी, आपके एम्प्लॉयज ने चोरी कर ली, आपके एम्प्लॉयज की वजह से कुछ हो गया, आपके एम्प्लॉयज हड़ताल पे चले गए, आपका बिजनेस, आपकी फैक्ट्री 2 दिन के लिए बंद हो गई। तो इंसानों की वजह से जो होता है वो ह्यूमन कॉज। इकोनॉमिक कॉज, डिमांड ही नीचे चली गई, लोग आपका प्रोडक्ट डिमांड ही नहीं कर रहे,
तो आपका जो है बिजनेस नहीं चल सकता। और भी कॉज हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल कॉज, मोदी जी आएंगे या राहुल गांधी आएगा, उस पर बहुत डिपेंड करते हैं लोगों के बिजनेस, क्योंकि कौन सा बिजनेस किसके क्लोज है ना, कौन सा बिजनेस किसको चंदा दे रहा है, किसको पैसे खिला रहा है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी बदलेगी, लॉज बदलेंगे, कुछ ना कुछ बदलेगा, आपके बिजनेस को रिस्क हो सकता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक आता है स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर्स, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, कैसे एक बिजनेस को शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले सोचो किस चीज का बिजनेस करना है, कपड़े का, जूते का, पढ़ाई का, किस चीज का। छोटा बिजनेस करना है या बड़ा बिजनेस करना है, मुझे अकेले करना है या मुझे 2 दोस्तों के साथ पार्टनरशिप में करना है, मुझे अपने फैमिली के साथ करना है या मुझे पूरी कंपनी बनानी है, किस तरीके से करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, पंजाब में करना है, दिल्ली में करना है, इंडिया में करना है, अमेरिका में करना है, कहाँ करना है। पैसा भी चाहिए होगा बिजनेस के लिए, पापा से पैसा मांगू, किसी और से पैसा मांगू, बैंक से लोन ले लूं, अपनी सेविंग्स का यूज करूं, पैसा कहाँ से लाऊं। फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए होंगी, कोई जगह चाहिए होगी, रेंट पे लेनी पड़ेगी, कोई मशीन चाहिए होगी, कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा, वो सब कहाँ से लेकर आऊं, कहाँ से इकट्ठा करूं। जो भी मैं अपना ऑफिस बनाऊंगा, जो भी अपनी फैक्ट्री बनाऊंगा, उसका लेआउट कैसा होगा, उसमें मेरा ऑफिस कहाँ पे होगा, मशीन कहाँ पे होगी, लेबर कहाँ बैठेगी, वॉशरूम कहाँ होगा, लोग कहाँ पे आएंगे, वो सब कुछ पूरा जैसे घर का लेआउट होता है वैसे फैक्ट्री का लेआउट बनाओ। कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, फिर लोगों को वर्कफोर्स को लेकर आओ जो अच्छी हो। ठीक है, फिर अपनी टैक्स प्लानिंग करो कि सरकार को कब कैसे कितना टैक्स देना है, टैक्स चोरी नहीं करनी है। और अगर ये सब कुछ कर लिया तो आपका बिजनेस जो है लॉन्च के लिए तैयार होगा। फिर पूरा खुशी खुशी ढोल नगाड़े के साथ अपने बिजनेस को लॉन्च तुम कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर होता है जी समाप्त। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है पूरे के पूरे लेक्चर में से, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आई विल आंसर ऑल द डाउट्स। अगर पूरे लेक्चर के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे नोट्स आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल पे हर रोज के रोज एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। जो नोट्स हैं, नोट्स के अंदर भी लिंक है चैप्टर का, यूट्यूब का, व्हाट्सएप का, नोट्स का, हर चीज का। ठीक है, तो हर जगह से आप, आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज हमें फॉलो करो, हमें सपोर्ट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कुछ अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।